नमस्कार। आज हम राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के दो ऐसे कानूनों की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ नियम कानून नहीं बल्कि आम नागरिक के हाथ में दी गई शक्ति हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 और सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 की। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का मकसद सिर्फ इन कानूनों को पढ़ना नहीं, बल्कि इन्हें इस तरह समझना है कि परीक्षा के लिहाज से हर छोटा बड़ा तथ्य दिमाग में बैठ जाए। हम देखेंगे कि ये कानून आए कहाँ से, ये काम कैसे करते हैं और असल में एक आम नागरिक के लिए इनके क्या मायने हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इन कानूनों की नींव में एक दस्तावेज का जिक्र बार बार आता है, नागरिक अधिकार पत्र यानी सिटीजन चार्टर। ये क्या था और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सिटीजन चार्टर एक बहुत अच्छा विचार था। इसकी शुरुआत 1991 में ब्रिटेन में हुई। भारत में भी 1996-97 के आसपास ये विचार आया। इसका सीधा सा मतलब था कि हर सरकारी विभाग एक दस्तावेज जारी करेगा जिसमें लिखा होगा कि वो कौन सी सेवाएं देता है, उन्हें देने में कितना समय लगेगा और अगर काम ना हो तो शिकायत कहाँ करनी है। अच्छा। राजस्थान में भी अगर हम देखें तो 1998 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सबसे पहले इसे अपनाया था। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर इसमें कमी क्या थी कि हमें नए कानून बनाने पड़े? ऐसा लगता है कि ये एक वादा था, लेकिन ऐसा वादा जिसे तोड़ने पर कोई सजा नहीं थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इसकी सबसे बड़ी सीमा थी। नागरिक अधिकार पत्र कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, ये केवल एक नैतिक प्रतिबद्धता थी। मतलब सिर्फ एक वादा? जी, अगर कोई अधिकारी उस समय सीमा में काम नहीं भी करता तो आप उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकते थे। और यहीं से सबसे बड़ा बदलाव आता है। 2011 का कानून इस नैतिक वादे को कानूनी हक में बदल देता है। वाह। ये शासन की सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। अब सरकार मेहरबानी नहीं कर रही, बल्कि अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। तो चलिए उस पहले कानून पर आते हैं जिसने इस वादे को गारंटी में बदला, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य आप कह सकती हैं कि दोहरा था। एक तरफ आम नागरिक के लिए, जिसे अब समय पर सरकारी सेवा पाने की कानूनी गारंटी मिल गई थी, और दूसरी तरफ प्रशासन के लिए, जिसे अब ज्यादा पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह बनना था। ये कानून 21 सितंबर 2011 को विधानसभा से पारित हुआ और 14 नवंबर 2011 को यानी बाल दिवस पर इसे लागू किया गया। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है। इस कानून के तहत प्रक्रिया क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। प्रक्रिया को समझना जरूरी है। सबसे पहले नागरिक एक आवेदन देगा। हर सेवा के लिए एक अधिकारी को जिम्मेदार बनाया गया है, जिसे पदनामित अधिकारी या डिजिग्नेटेड ऑफिसर कहते हैं। एक मिनट, ये पदनामित अधिकारी कोई नया पद था या पहले से मौजूद कोई अधिकारी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ये कोई नया पद नहीं है, बल्कि उसी विभाग का एक मौजूदा अधिकारी होता है। अच्छा, तो जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए नगर पालिका का जो संबंधित अधिकारी है, वही उस सेवा के लिए पदनामित अधिकारी होगा? बिल्कुल। आप निःशुल्क आवेदन देंगे और वो अधिकारी आपको एक रसीद देगा जिस पर यह साफ साफ लिखा होगा कि आपका काम कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है। एक बात और, शुरू में इसमें 15 विभागों की 108 सेवाएं थी, जो अब बढ़कर 28 विभागों की 306 सेवाओं तक पहुंच चुकी हैं। काफी बढ़ गई हैं। जी। और हाँ, अगर अधिकारी आपका आवेदन अस्वीकार करता है तो उसे इसका कारण लिखित में देना होगा, हवा में बात नहीं कर सकता। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब सिस्टम काम नहीं करता। मान लीजिए तय समय सीमा बीत गई और मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना या मेरा आवेदन बिना किसी ठोस कारण के खारिज कर दिया गया, तब मैं क्या करूं? यहीं पर इस कानून की असली ताकत सामने आती है, जो है इसका अपील का तंत्र। इसे आप एक मिनी कोर्ट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जो बहुत तेजी से काम करता है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। जी। पहली सीढ़ी है प्रथम अपील अधिकारी। तो ये अधिकारी उसी विभाग का कोई सीनियर अफसर होगा? हाँ, आमतौर पर वही होता है। आपको 30 दिनों के अंदर उसके पास अपील करनी होती है और उस अधिकारी को हर हाल में 21 दिनों के भीतर आपकी अपील पर फैसला देना होता है। 21 दिन, ठीक है। जी। और अगर मैं उस फैसले से भी संतुष्ट नहीं हुई तो क्या रास्ता बंद हो जाता है? नहीं, अभी एक और सीढ़ी बाकी है। आप प्रथम अपील अधिकारी के फैसले के 60 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास जा सकते हैं। 60 दिन? जी, 60 दिन। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना है। द्वितीय अपील अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम होगा मतलब? मतलब इस मामले को लेकर आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते।
यानी न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब इस प्रक्रिया में काफी ताकत है। क्या इसमें दोषी अधिकारी पर किसी तरह की सजा या जुर्माने का भी प्रावधान है, क्योंकि बिना डर के जवाबदेही तय करना मुश्किल है? निश्चित रूप से। अगर द्वितीय अपील अधिकारी को लगता है कि पदनामित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी ने जानबूझकर देरी की है या लापरवाही की है, तो वो उन पर जुर्माना लगा सकता है। कितना? सेवा में देरी के लिए 250 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर आवेदन गलत तरीके से खारिज किया गया है तो जुर्माना 500 रुपए से 5,000 रुपए तक हो सकता है। और ये राशि? ये राशि सीधे अधिकारी के वेतन से काटी जाती है। साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की जा सकती है। एक और शब्द आता है, पुनरीक्षण यानी रिवीजन। इसका क्या मतलब है? ये अधिकारियों के लिए एक यूं कहिए बचाव का रास्ता है। अगर किसी अधिकारी को लगता है कि द्वितीय अपील अधिकारी का फैसला गलत है, तो वो 60 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा तय प्रक्रिया के तहत उस फैसले पर पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि मुझे कोई सेवा समय पर मिले। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसका दायरा कहाँ खत्म होता है। मान लीजिए मेरे गांव में सड़क बनाने की एक सरकारी योजना है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, या कोई अधिकारी मेरी शिकायत सुन ही नहीं रहा है। क्या पीएसजीए यहाँ मदद करता है? बहुत ही शानदार सवाल है, और इसी सवाल का जवाब है हमारा दूसरा कानून, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। पीएसजीए आपको सेवा की गारंटी देता है, लेकिन आरटीएचए आपको सुनवाई की गारंटी देता है। सेवा और सुनवाई? अच्छा। ये किसी सरकारी नीति, कार्यक्रम या योजना से जुड़ी आपकी शिकायत पर समयबद्ध सुनवाई का कानूनी अधिकार है। ये पीएसजीए का पूरक है, उसे पूरा करता है। तो ये कानून कब और कैसे आया? ये पूरे राजस्थान में लागू हो गया। इसका अधिनियम संख्या 22/2012 है। और यहाँ एक तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, राजस्थान जन सुनवाई का कानूनी अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना। एक मिनट, देश का पहला राज्य, ये तो बहुत बड़ी बात है। आखिर राजस्थान में ही ऐसा क्या हो रहा था कि उन्हें ये कदम सबसे पहले उठाना पड़ा? ये उस समय की सरकार की प्रशासनिक सुधारों को लेकर एक मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है। इसका नोडल विभाग भी वही है जो पीएसजीए का है, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग। इसका उद्देश्य था कि शासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े और उन्हें लगे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। तो इसमें शिकायत की प्रक्रिया कैसी है? क्या ये भी पीएसजीए जैसी ही सरल है? हाँ, काफी सरल है। आप एक सादे कागज पर अपनी शिकायत लोक सुनवाई अधिकारी यानी पब्लिक हियरिंग ऑफिसर पीएचओ को दे सकते हैं। पीएचओ, ठीक है। आवेदन यहाँ भी निःशुल्क है और पीएचओ को 15 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का निस्तारण करना ही होगा। सिर्फ 15 दिन? जी, सिर्फ 15 दिन। और लोगों की मदद के लिए सूचना एवं सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं, जिनमें हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर शामिल हैं। और अगर 15 दिन में सुनवाई ना हो या मैं पीएचओ के जवाब से संतुष्ट ना हो, जाहिर है यहाँ भी अपील का कोई तंत्र होगा। बिल्कुल, यहाँ भी 2 स्तरीय अपील तंत्र है, लेकिन समय सीमा में थोड़ा फर्क है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या फर्क है? पहली अपील, अगर पीएचओ 15 दिन में सुनवाई नहीं करता तो आप अगले 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील अधिकारी के पास जा सकते हैं। ठीक है, 30 दिन। और अगर आप उनके फैसले से भी संतुष्ट नहीं हैं तो अगले 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकती है। अच्छा, तो यहाँ द्वितीय अपील के लिए 30 दिन है, जबकि पीएसजीए में 60 दिन थे। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। जी, यही मुख्य अंतर है जिसे याद रखना है। और क्या यहाँ भी द्वितीय अपील अधिकारी का फैसला अंतिम होता है? हाँ, यहाँ भी उनका निर्णय अंतिम होगा और न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित है। दंड का प्रावधान भी है। द्वितीय अपील अधिकारी दोषी पीएचओ या प्रथम अपील अधिकारी पर 500 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि यह राशि आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा सकती है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। जी, और द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां भी मिली हुई है। ये सब अधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, ये जमीनी स्तर पर होते कौन हैं? जैसे गांव या तहसील में मुझे किसके पास जाना होगा? ये सूची छात्रों को याद रखनी चाहिए। चलिए, सबसे निचले स्तर से शुरू करते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो। तहसील स्तर पर तहसीलदार। पंचायत समिति मतलब ब्लॉक स्तर पर खंड विकास अधिकारी बीडीओ, ठीक है। उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी एसडीओ और जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम।
इसके अलावा जिला परिषद में सीईओ और संभाग स्तर पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भी होते हैं। मैंने सुना है कि पंचायत स्तर पर राजस्व और गैर राजस्व मामलों के लिए अलग-अलग व्यवस्था है। ये एक बारीक जानकारी है, इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सरकार ने इसे और स्पष्ट किया है। अगर आपका मामला राजस्व यानी जमीन जायदाद से जुड़ा है, तो आपका जन सुनवाई अधिकारी यानी पीएचओ पटवारी होगा। पटवारी और प्रथम अपील अधिकारी तहसीलदार होगा। अच्छा। लेकिन अगर मामला गैर राजस्व का है, जैसे कोई और विकास कार्य, तो पीएचओ ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ होगा और प्रथम अपील अधिकारी खंड विकास अधिकारी बीडीओ होगा। ये तो बहुत जरूरी वर्गीकरण है। जी, लेकिन दोनों ही मामलों में द्वितीय अपील उपखंड स्तरीय लोक शिकायत एवं सहायता समिति के पास ही जाती है। ठीक है, तो हमने दोनों कानूनों को विस्तार से समझ लिया। अक्सर छात्र इन दोनों में उलझ जाते होंगे। क्या कोई आसान तरीका है इनके मुख्य अंतरों को याद रखने का, खास तौर पे परीक्षा के लिए? बिल्कुल, चलिए एक त्वरित तुलना करते हैं। पहला, उद्देश्य। पीएसजीए का मकसद है सर्विस देना, समय पर सेवा देना। आरटीएचए का मकसद है शिकायत पर समय पर सुनवाई करना। हियरिंग। जी। दूसरा, अधिकारी। पीएसजीए में मुख्य अधिकारी पदनामित अधिकारी है, आरटीएचए में लोक सुनवाई अधिकारी पीएचओ है। ठीक है। तीसरा, द्वितीय अपील। यह सबसे बड़ा अंतर है। पीएसजीए में द्वितीय अपील के लिए 60 दिन है, जबकि आरटीएचए में सिर्फ 30 दिन है। 60 और 30। और चौथा, जुर्माना। पीएसजीए में न्यूनतम जुर्माना 250 रुपए है, जबकि आरटीएचए में न्यूनतम जुर्माना 500 रुपए है। हालांकि कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों में प्रथम अपील 30 दिन की है, दोनों का नोडल विभाग एक ही है और दोनों नागरिक अधिकार पत्र के विचार को ही आगे बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे और बारीक तथ्य हैं जो अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों मतलब एमसीक्यूज में फंसा सकते हैं। हाँ, कुछ बिंदु हैं जिन्हें नोट कर लेना चाहिए। पहला, हालांकि प्रथम अपील के लिए 30 दिन की सीमा है, लेकिन अगर आपके पास देरी का कोई उचित कारण है तो अधिकारी इस सीमा के बाद भी आपकी अपील स्वीकार कर सकता है। अच्छा, इसमें लचीलापन है। जी। दूसरा, जैसा मैंने बताया, आरटीआई के तहत द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 वाली शक्तियां प्राप्त हैं, जिसका मतलब है कि वो किसी को भी गवाही के लिए बुला सकता है, दस्तावेज मंगवा सकता है। मतलब एक छोटी अदालत की तरह। बिल्कुल। तीसरा, जुर्माने की राशि अधिकारी के वेतन से काटी जाती है और आवेदक को मुआवजे के तौर पर दी जा सकती है। ये बात दोनों कानूनों में है। और आखिर में ये तथ्य हमेशा याद रखें कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो कुल मिलाकर अगर हम राजस्थान के प्रशासन पर इन दोनों कानूनों के प्रभाव को देखें तो बड़ा बदलाव क्या आया है? देखिए, ये दोनों अधिनियम राजस्थान में सुशासन और जवाबदेही की रीढ़ हैं। इन्होंने प्रशासन में लाल फीताशाही को कम किया है, पारदर्शिता को बढ़ाया है और सबसे जरूरी, आम नागरिक को कानूनी रूप से सशक्त बनाया है। यह सत्ता के समीकरण को बदलने जैसा है, जहां नागरिक अब याचक नहीं बल्कि अधिकार संपन्न है। और अगर परीक्षा हॉल में जाने से पहले किसी को इस पूरी चर्चा से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें। पहला, पीएसजीए मतलब सेवा, आरटीएचए मतलब सुनवाई। ये मूल अंतर है। सेवा सुनवाई, ठीक है। दूसरा, अपील की समय सीमा। पीएसजीए के लिए 30 और 60 दिन, आरटीएचए के लिए 30 और 30 दिन। ये अंतर अक्सर पूछा जाता है। 30-60 और 30-30। जी। और तीसरा, मुख्य अधिकारी। पीएसजीए में पदनामित अधिकारी और आरटीएचए में लोक सुनवाई अधिकारी। आज की इस गहन चर्चा के बाद इन दोनों अधिनियमों की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। ये कानून नागरिकों को अधिकार तो देते हैं, पर एक विचार ये भी मन में आता है कि इन अधिकारों के प्रभावी उपयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या वो जागरूकता की कमी है या फिर अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव की धीमी गति? और इसे दूर करने में एक नागरिक के तौर पर हम